नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। चलिए शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगोला की नेशनल असेंबली में संबोधन आज। भारतीय समुदाय के साथ बैठक और स्वागत समारोह में भी होंगी शामिल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बनेगा सहकारिता क्षेत्र में सुधार और सशक्तिकरण के लिए नया रोड मैप। नई दिल्ली में शुरू होने वाले को-ऑप कुंभ 2025 में देश विदेश से प्रतिनिधि और विशेषज्ञ होंगे शामिल। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए तैयार चुनाव आयोग। शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भी तैनात। अमेरिका में शटडाउन पर गतिरोध खत्म। अमेरिकी सीनेट ने पास किया संशोधित फंडिंग पैकेज से संबंधित विधेयक। और आकाश चौधरी ने क्रिकेट जगत में बनाया नया रिकॉर्ड। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ठोके लगातार 8 छक्के। सिर्फ 11 गेंद में पूरी हुई हाफ सेंचुरी। तो अमेरिकी इतिहास के अब तक के सबसे लंबे शटडाउन का अब अंत हो गया है। पढ़ेंगे और अब नजर कुछ अन्य खबरों पर डालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय अफ्रीकी देशों के दौरे पर हैं और पहले चरण की यात्रा में वो अभी अंगोला में हैं, जहां आज उनका नेशनल असेंबली में महत्वपूर्ण संबोधन होना है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात करेंगी और स्वागत समारोह में शिरकत करेंगी। इन कार्यक्रमों के बाद राष्ट्रपति मुर्मू आज बोत्सवाना के लिए रवाना होंगी। ये दौरा भारत और दोनों अफ्रीकी देशों के बीच आपसी समझ को बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। तो अंगोला की ऐतिहासिक यात्रा पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में अंगोला के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यह ऐतिहासिक यात्रा अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के संबंधों को मजबूत करने की भारत के कमिटमेंट को दिखाती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि अंगोला भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंगोला की यात्रा पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंगोला की राजधानी लुआंडा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ लोरेंको भी उपस्थित रहे। इसके बाद दोनों देशों के प्रमुखों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने रिफाइनरी के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति जताई। दोनों देशों ने हवाई सेवा समझौते को बढ़ाने पर भी सहमति जताई। मत्स्य पालन और समुद्री कृषि के क्षेत्र में भी समझौते हुए। भारत अंगोला के ऑयल एंड गैस का एक प्रमुख बायर है। हमारी ऑयल एंड गैस कंपनियां अंगोला के साथ लॉन्ग टर्म परचेज कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने की इच्छुक है। भारतीय ऑयल एंड गैस कंपनियां अंगोला में ऑनशोर और ऑफशोर अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की भी इच्छुक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच गहराते रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमत हैं। भारत का अफ्रीका के साथ एक विशिष्ट और ऐतिहासिक संबंध है। हम इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के ढांचे के अंतर्गत सभी अफ्रीकी देशों, विशेषकर अंगोला के साथ साझेदारी के प्रति प्रतिबद्ध है। हम आगामी IAFS समिट के आयोजन की प्रक्रिया में है और उसमें अंगोला की सहभागिता की आशा करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अंगोला को वंदे भारत जैसी ट्रेनों का निर्यात कर सकता है। भारत के साथ साझेदारी को लेकर अंगोला ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी इस आधिकारिक यात्रा के दौरान अंगोला के 50वें स्वतंत्रता समारोह में हिस्सा लेंगी, संसद को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगी। मैं कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ आकाश पोपली, डीडी न्यूज़ अंगोला। और बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। 20 जिलों की 122 सीटों पर कल मतदान होना है और इसके बाद सभी की निगाहें 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिक जाएंगी। यहां एनडीए और महागठबंधन दोनों के कई प्रमुख नेताओं का भविष्य दांव पर है। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिलों में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की टीम ने इन क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम, पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, प्रवेश और निकास व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया गया और इसके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए चिन्हित मतगणना हॉल और कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण हुआ। इस दौरान अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दूसरे चरण के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों की अगर बात की जाए तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 1650 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इसके अलावा राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भी प्रत्येक जिले में भेजी गई हैं ताकि हर मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। इस चरण में 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 40,073 ग्रामीण और 5,326 शहरी बूथ हैं। दूसरे चरण में कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ बॉर्डर भी सील किया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से भयमुक्त मतदान संभव हो सके। दूसरे चरण में कल यानी 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों में से 24 सीटें सीमांचल क्षेत्र की हैं, जो कि इस बार के चुनाव में बेहद अहम मानी जा रही हैं। सीमांचल को लेकर सभी बड़े गठबंधन और ओवैसी की पार्टी AIMIM अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि सत्ता की कुंजी इस बार सीमांचल से ही निकलने वाली है। सीमांचल के अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले आते हैं। पूर्णिया और कटिहार में 7-7 विधानसभा सीटें हैं, अररिया में 6 सीटें जबकि किशनगंज में 4 सीटें हैं। इस क्षेत्र में कई बड़े नेताओं की साख दांव पर है, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी यहां की राजनीति में प्रमुख रूप से उठाया जा रहा है। बाढ़ यहां की सबसे बड़ी चुनौती है। हर साल नदियों के उफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यहां के करीब 80% लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर करते हैं, जो बाढ़ के कारण अक्सर नुकसान उठाते हैं। फिर भी हाल के वर्षों में सीमांचल में विकास की गति तेज हुई है। पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, सड़कों का विस्तार और नई परियोजनाएं इस क्षेत्र के बदलते स्वरूप की गवाही दे रही हैं। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी की तरफ से लगाए गए उन तमाम आरोपों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से कई विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिले के शीर्ष चुनाव अधिकारियों से पूरे मामले की जांच कराई गई है और सभी आरोप निराधार पाए गए हैं। चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी फुटेज की फीड का डिस्प्ले 2 जगह पर लगाया गया है, एक नियंत्रण कक्ष में और दूसरा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए। नियंत्रण कक्ष में लगा टीवी डिस्प्ले लगातार चलता रहा और राजनीतिक दलों के लिए बने स्थल पर 5 विधानसभा में से एक महनार विधानसभा का टीवी डिस्प्ले स्क्रीन ऑटो टाइम आउट होने के कारण कुछ देर बंद रहा, जिसे जल्द ही चालू करा दिया गया, लेकिन सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बिना किसी बाधा के लगातार चालू रहा। चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को तथ्यहीन करार दिया है। गौरतलब है कि बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कोषांग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गया जी के गांधी मैदान में रंगोली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया,
रंगोली के माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व के बारे में संदेश दिया गया। रंग बिरंगी आकृतियों और नारों के जरिए हर वोट की कीमत बताई गई और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर नागरिक से वोट देने की अपील की गई। कार्यक्रम में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, स्थानीय कलाकारों और सामाजिक संस्थाओं ने हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर रंगों के जरिए मतदान अवश्य करें का संदेश दिया। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए आज मुश्किल भरा दिन रह सकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब्स यानी कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में आज सुनवाई होनी है और इस दौरान अदालत लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत अन्य आरोपियों पर कोर्ट जो है वो आरोप तय कर सकती है। आपको बता दें कि ये जो मामला है पूरा ये 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि उस समय रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से सस्ती या फिर मुफ्त में जमीन ली गई थी। जांच एजेंसी का कहना है कि ये जमीनें लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनके करीबियों के नाम पर ली गई थी। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव समेत कई अन्य को आरोपी बनाया है। अदालत ने इससे पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली थी और आज आरोप तय करने पर फैसला सुनाया जा सकता है। अगर अदालत आरोप तय करती है तो मामला ट्रायल चरण में जाएगा, जहां पर गवाहों और सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। इससे पहले कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में 13 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तय किए थे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है, डीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने जा रहे उपचुनावों के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इस चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि जो है वो 15 नवंबर है। MCD उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख से पहले राजधानी की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने 12 वार्ड में से 8 जगह महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है।
और गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अब से कुछ देर में दिल्ली में को-ऑप कुंभ 2025 का शुभारंभ करने वाले हैं। ये सहकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देना है। इस सम्मेलन में देश विदेश से आए प्रतिनिधि, सहकारी संस्थाओं के सदस्य, विशेषज्ञ और नीति निर्माता भाग लेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और तकनीकी नवाचार बढ़ाने पर चर्चा होगी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह नई सहकारिता नीति का रोडमैप भी जारी करेंगे जो कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र के सुधार और विस्तार की दिशा तय करेगा। इस नीति का लक्ष्य है सहकारी समितियों को मजबूत आधार देना, छोटे किसानों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमों को सहकारिता के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी कि DPSU के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री ने DPSU द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विकास के महत्व, निर्यात एवं स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। पिछले 10 सालों में 16 DPSU द्वारा शोध एवं विकास में कुल 30,952 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अब इसकी गति को दोगुना करने के लिए अगले 5 सालों में लगभग 32,766 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अक्षय ऊर्जा पर स्वयं नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट भी जारी करेंगे। ये रिपोर्ट रक्षा उत्पादन विभाग में सभी 16 DPSU की ऊर्जा दक्षता प्रैक्टिस को संकलित करने का पहला प्रयास है। और बात करें पर्यटन नगरी मनाली की, तो ये एक बार फिर से सैलानियों से गुलजार होने लगी है। सैलानियों की बढ़ती हुई तादाद से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उनका कहना है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी होने के बाद से सैलानियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर के सीजन में पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई है। फ्लड्स के बाद में एक बहुत अच्छा हम ऑक्यूपेंसी अब एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और होटल्स भी बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। फ्रेश स्नोफॉल्स जो अभी लास्ट 2-3 वीक्स में 2 बार हो चुकी है ऑन हायर पीक्स इन सिस्सू, तो उससे भी एजेंट्स जो है, गेस्ट्स जो है अक्रॉस द कंट्री, वो भी मनाली की तरफ उनका रुझान हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। बाकी अगर हम लोकली होटल्स की बात करें तो बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। इस बार जो है स्नोफॉल हमारा बहुत जल्दी हुआ है, उसका हमें प्लस पॉइंट है और उसकी वजह से हमारा टूरिज्म भी धीरे धीरे हर वीकेंड में ग्रो हो रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जाएगा टूरिज्म के लिए। और खासकर न्यू ईयर तो मुझे लगता है कि मनाली का बहुत ही अच्छा जाएगा और 101% जो है सोल्ड आउट जाएगा। ब्राजील की मेजबानी में बेलेम शहर में आज से जलवायु परिवर्तन पर 30वां सम्मेलन COP30 शुरू हो रहा है। ये सम्मेलन 10 से 21 नवंबर तक चलेगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये सम्मेलन देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी ब्राजील के बेलेम में आग्रह किया कि हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाकर स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। COP30 में हिस्सा लेने के लिए विश्व भर से नेता, प्रतिनिधि और जलवायु विशेषज्ञ एकत्रित हो रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए उपायों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव COP30 में भाग लेने के लिए ब्राजील में रहेंगे। COP30 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की वार्षिक बैठक है। इस सम्मेलन में 190 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल क्लाइमेट फाइनेंस, नई तकनीक और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेगा। ये सम्मेलन 10 से 21 नवंबर तक ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित किया जाएगा। फिलीपींस में पिछले हफ्ते आए तूफान कालमेगी से अभी लोग उभर भी नहीं पाए हैं कि अब वहां पर एक सुपर तूफान फंगवोंग ने दस्तक दे दी है। सुपर टाइफून फंगवोंग के कारण तेज बारिश हो रही है, जिससे फिलीपींस के समुद्र तट पर विशाल लहरें उठ रही हैं। तूफान से भारी बारिश और बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए फिलीपींस सरकार ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। साथ ही साथ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ
राहत कार्य टीमों की भी तैनाती की जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात कर लेते खेलों की। गुजरात के सूरत में रविवार को क्रिकेट के इतिहास में एक नया कीर्तिमान रचा गया। जी हां, मेघालय के आकाश कुमार चौधरी ने रणजी ट्रॉफी के ग्रुप मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 25 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज आकाश ने अपनी तूफानी पारी से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने इंग्लैंड के वेन वाइट का 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने का पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। वेन वाइट ने 2012 में लीसेस्टरशायर के लिए यह रिकॉर्ड बनाया था। तो क्रिकेट का नया कीर्तिमान आकाश ने घरेलू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय में बलदेव सिंह का 15 गेंदों का अर्धशतक का रिकॉर्ड था और आकाश ने क्रिकेट का एक नया कीर्तिमान बनाया है। और एक बड़ी खबर आ रही है इस समय, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, देश में अलग अलग हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए एजेंसियां जांच में जुटी हैं और इसी बीच लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि गुजरात एटीएस के बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी साजिशों का पर्दाफाश करते हुए फरीदाबाद में छापेमारी कर एक कश्मीरी डॉक्टर मुजाहिल शकील के घर से 300 किलोग्राम आरडीएक्स, AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, गुजरात एटीएस के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। आतंकी साजिशों का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स, AK-47 और कारतूस बरामद किए गए हैं फरीदाबाद से। देश भर में आतंकियों की गिरफ्तारी की लगातार कोशिश हो रही है, लगातार प्रयास हो रहे हैं। गुजरात से लेकर हरियाणा तक जांच में जुटी हुई है पुलिस। देश में अलग अलग हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए जो एजेंसियां हैं लगातार जांच में जुटी हुई है और इस बीच लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। गुजरात एटीएस के बाद अब जम्मू कश्मीर की पुलिस ने आतंकी साजिशों का पर्दाफाश करते हुए फरीदाबाद में छापेमारी की और एक कश्मीरी डॉक्टर मुजाहिल शकील के घर से 300 किलोग्राम आरडीएक्स, AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। तो बड़ी खबर, आतंकी साजिशों का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। और इससे पहले आपको बता दें कि गुजरात एटीएस ने रासायनिक जहर से हमले की योजना बना रहे एक डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। गुजरात एटीएस की माने तो अहमद मोहिउद्दीन सैयद एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए रिसिन नाम का विस्फोटक जहर बना रहा था। जी हां, रिसिन नाम का विस्फोटक जहर ये व्यक्ति बना रहा था। अहमद मोहिउद्दीन इस जहर पर लंबे समय से काम कर रहा था। तो देश भर में अलग अलग हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए एजेंसियां लगातार प्रयासरत हैं। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। ये जो दोनों लोग हैं ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान है। दिव्यांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्यांशु, लगातार हम देख रहे हैं कि आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार जो एजेंसियां हैं प्रयास कर रही हैं और लगातार धरपकड़ कर रही हैं और इस सिलसिले में देखा जाए तो ये एक बड़ी जो है कामयाबी कह सकते हैं हम इसे। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन किया और उस जॉइंट ऑपरेशन के दौरान एक 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। न केवल 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है बल्कि उसके साथ साथ कुछ केमिकल्स भी बरामद किए हैं। और अगर हम इसकी 300 किलो आरडीएक्स की बात करें तो ये बहुत बड़ी मात्रा है।
और एक जगह इसको प्रोक्योर करना भी कम से हम कह सकते हैं कि खतरे से खाली नहीं है। अगर 300 किलो आरडीएक्स अगर आप माने अगर एक जगह रखा है तो उसके आसपास की तमाम बिल्डिंगें जितनी हैं वो खतरे में हैं। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन की कामयाबी हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर किया है एक जॉइंट ऑपरेशन, और उसमें इतनी बड़ी भारी मात्रा में आरडीएक्स बरामद किया है। दिव्यांशु के ये भी कुछ पता चला है कि क्या कुछ साजिश थी, क्या उस साजिश का पर्दाफाश हो सका है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आदिल को पुलिस ने हिरासत में लिया उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी और जम्मू कश्मीर में उसके पास से कुछ एम्यूनिशंस भी जो है बरामद किए गए थे, और उससे जब लगातार पूछताछ हुई तो उसने इस बात का खुलासा किया कि फरीदाबाद में एक ऐसी जगह है जहां पर उसने आरडीएक्स जो है वो प्रोक्योर करके रखा हुआ है। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस के साथ कांटेक्ट किया और एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान इस आरडीएक्स को वहां से बरामद किया गया है। और फिलहाल अब आदिल और इसके साथी के जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक्स हैं उनको खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो डॉक्टर है उसकी सीडीआर भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पिछले कुछ महीनों में उसने किस किस से बातचीत की है। इसके अलावा इसका सोर्स क्या था कि आरडीएक्स कहां से आया और किस लिए ये जो है वहां रखा गया था। क्या पूरे देश में एक आतंकी साजिश जो है उसके करने के ये फिराक में थे। तो ये तमाम सवालों के जवाब अब फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस डॉक्टर से पूछती हुई नजर आएगी। और अब से कुछ ही देर बाद जो है फरीदाबाद पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं ना कोई कुछ जो ऑफिशियल्स डिटेल्स है वो पुलिस हम लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करेगी। और इसके अलावा हमने कल भी देखा कि गुजरात एटीएस ने 3 जो है संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। 2 पश्चिमी यूपी से गिरफ्तार किए गए थे, एक हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। तो कहीं ना कहीं देश भर में तमाम जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इनपुट्स पर काम करती हैं और इस तरह के जो भारत के खिलाफ लोग खड़े होते हैं, इस तरह के जो संदिग्ध आतंकवादी भारत में पनाह ले रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हम हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे भी आपसे जो जानकारी होगी हासिल करते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।